दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में इसका वर्णन है। आइए हम मूल अधिकार से परिचित होते हैं। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार से संबंधित है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करती है। ये विधानमंडल के कानून के तानाशाही को मर्यादित करती है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो सर्वथा उचित ही है। इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत वर्णन हमारे संविधान में प्राप्त होता है, उतना विश्व के किसी देश में भी नहीं मिलता, चाहे वह अमेरिका ही क्यों ना हो, जिससे हम यह मूल अधिकार लिए हैं। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। अब 6 मूल अधिकार ही हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं मूल अधिकारों में वर्णित अनुच्छेदों के बारे में। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। भारत की सरकार व संसद, राज्यों की सरकारें व विधानमंडल, सभी स्थानीय व अन्य प्राधिकारी, जो कोई भी निजी इकाई एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही है, उच्चतम न्यायालय के अनुसार वे अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 यह घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। दूसरे शब्दों में, ये न्यायिक समीक्षा योग्य हैं। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को प्राप्त है, जो किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकती है। अब हम बात करते हैं मूल अधिकारों के अनुच्छेद के बारे में। नंबर 1 है समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच में आते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में आते हैं। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में आते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में आते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में आते हैं। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, जैसा कि अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटा दिया गया है। हम इन अनुच्छेदों को विस्तार से आगे पढ़ते हैं। समानता के अधिकार में हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो, सब पर यह अधिकार लागू होता है। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल से लिया गया है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कोई भी व्यक्ति, अमीर हो या गरीब, ऊंचा नीचा, अधिकारी हो या गैर अधिकारी, विधि के ऊपर नहीं है, सब विधि के समक्ष समान हैं। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म का स्थान या निवास के स्थान पर आधार राज्य के किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था दी गई है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय है। 1976 में अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में मूलभूत संशोधन किया गया और इसको नया नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 दिया गया। इसमें विस्तार कर दंडिक उपबंध और सख्त बनाए गए हैं।
और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। अब हम बात करते हैं समता के अपवाद। समानता के अधिकार में कुछ अपवाद भी हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के लिए ये अपने कार्यकाल के दौरान देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। ये अपनी पदावधि के दौरान इन पर कोई भी दंडिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं रखी जाएगी। इनकी पदावधि के दौरान इनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय में कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती और इनकी पदावधि के दौरान न्यायालय में कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अगर होता भी है तो इसको 2 माह के बाद ही ऐसा किया जा सकता है, उसके 2 माह से पहले इनको सूचना दी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं कि संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी भी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। तीसरा है, यदि कोई व्यक्ति संसद या विधानसभा के किसी एक सत्र की कार्यवाही से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में करता है तो उस पर किसी भी प्रकार की दीवानी या फौजदारी का मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जाएगा। चौथा है कि अनुच्छेद 31 का अनुच्छेद 14 का अपवाद है। इसके अनुसार किसी राज्य विधानमंडल द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के संबंध में यदि कोई नियम बनाया जाता है जिसमें अनुच्छेद 39 की उपधारा का समावेश है तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि जहां अनुच्छेद 31 का आता है वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है। और पांचवा है कि विदेशी संप्रभु या शासक, राजदूत एवं कूटनीतिक व्यक्ति दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे। इन पर किसी भी न्यायालय में कोई दीवानी और फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष बंद किए गए हैं और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। ये सभी समानता के अधिकार के अपवाद हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में रहता है। सबसे पहले अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में नागरिकों के लिए 6 अधिकार हैं, पहले 7 थे। नंबर 1 है बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, मतलब सभा करने की स्वतंत्रता। संगम संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता जिसे कहा जाता है। चौथा है अबाध संचरण का अधिकार, मतलब कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। पांचवा है बसने या निवास करने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में बस जाने या निवास करने का पूरा अधिकार है। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा लिया गया है। और है छठा व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति व्यापार या कारोबार कहीं भी व्यापार और कारोबार कर सकता है। ये अधिकार केवल नागरिकों और कंपनी के शेयरधारकों के लिए है, ना कि विदेशी या कानूनी लोगों जैसे कंपनियों और राज्य परिषदों के लिए। राज्य इन 6 अधिकारों पर अनुच्छेद 19 में उल्लिखित आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कंपनी व परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है यह अनुच्छेद। अनुच्छेद 21, इसमें कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसका मतलब एक व्यक्ति की शारीरिक एवं निजी स्वतंत्रता से है, जैसे वह मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार रखता है, जीवन रक्षा का अधिकार रखता है, निजता का अधिकार रखता है, स्वास्थ्य का अधिकार रखता है, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार रखता है, हथकड़ी लगने के विरुद्ध अधिकार रखता है, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार रखता है, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार रखता है, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार रखता है। ऐसे अधिकार होते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अंतर्गत। अनुच्छेद 21 का इसमें यह घोषणा किया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
इसका निर्धारण राज्य करेगा। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था 21 का में। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 22 में किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं हिरासत या गिरफ्तारी, यह दो तरह की होती है, दंड विषयक हिरासत और निवारक हिरासत। दंड विषयक हिरासत मतलब एक व्यक्ति को दंड देती है जिसने अपने अपना अपराध स्वीकार कर लिया हो और अदालत में उसे दोषी ठहराया जा चुका हो। और निवारक हिरासत वह है जिसमें बिना सुनवाई के अदालत में उस दोषी ठहराया जाए। इसका उद्देश्य यह है कि किसी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दंडित ना कर भविष्य में ऐसे अपराध ना करने की चेतावनी देने जैसा है। इस तरह निवारक हिरासत केवल शक के आधार पर एहतियाती होती है, शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेते हैं। इसी तरह अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं। पहला है उस व्यक्ति के लिए जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया हो। तब अनुच्छेद 22 उसे अधिकार देता है कि वह गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार है, मतलब उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रत्यक्षा करने का अधिकार है। 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के पास पेश करने का अधिकार है। यह सुरक्षा कवच विदेशी व्यक्ति या निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है ताकि वह आगे ऐसा कोई अपराध भविष्य में ना करे, ऐसी एहतियाती बरती जाती है। दूसरा है उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें दंड विषय कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो। यह सुरक्षा नागरिक एवं विदेशी दोनों को उपलब्ध है। इसमें यह संरक्षण प्राप्त है कि व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। यदि बढ़ाई जाती है तो सलाहकार बोर्ड से इसमें उचित कारण बताना चाहिए और इस बोर्ड में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश बैठते हैं। गिरफ्तारी से संबंधित इस व्यक्ति को उसका कारण बताना जाना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है। उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह गिरफ्तारी के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन कर सके। अब हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 23-24 की तरफ, शोषण के विरुद्ध अधिकार में। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव के बलात्श्रम व दुर्व्यापार का प्रतिषेध, मतलब मानव दुर्व्यापार, बेगार या बलात्श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम के प्रकारों पर भी प्रतिबंध लगाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा। यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों के लिए उपबंध होगा। यह किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। मानव दुर्व्यापार मतलब पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के सामान खरीदना बेचना, महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, देवदासी और दास, इस तरह के कृत्यों पर दंडित करने के लिए संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 बनाया है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है किसी फैक्ट्री, खान या था निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, लेकिन यह प्रतिषेध किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। अब हम आगे बढ़ते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, मतलब किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता, अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना भय की घोषणा करने का अधिकार, धार्मिक पूजा परंपरा समारोह करने और अपनी आस्था और विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता, अपने धार्मिक आस्थाओं का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, ये सभी अधिकार अनुच्छेद 25 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसके अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उससे किसी अनुभाग को धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना करने की स्वतंत्रता,
अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार, संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन धार्मिक संप्रदायों को 3 शर्तें पूरी करने का आदेश देता है। ये पहला है, यह व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिसका विश्वास तंत्र उसके अनुसार उसकी आत्मसंतुष्टि के अनुकूल हो। इनका एक सामान्य संगठन होना चाहिए और इसका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता, मतलब धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। इसका मतलब यह है कि राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान और उसके रखरखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता। यह व्यवस्था राज्य को किसी धर्म का दूसरे के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है। इसका मतलब यह है कि करों का प्रयोग सभी धर्मों के रखरखाव एवं उन्नति के लिए किया जा सकता है समान रूप से। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में कहा गया कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन यह व्यवस्था उन संस्थानों में लागू नहीं होती जिसका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो लेकिन उसकी स्थापना किसी अन्य के अधीन हुई हो। इस तरह अनुच्छेद 28 4 प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में विभेद करता है। पहला है ऐसे संस्थान जिनकी पूरी तरह रखरखाव राज्य करता है, उसमें धार्मिक निर्देश पूरी तरह प्रतिबंधित है, मतलब उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। और दूसरा है ऐसे संस्थान जिसका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के तहत ना हो, मतलब किसी के अधीन ना हो, उस संस्थान में धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। और तीसरा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, और चौथा ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहे हों। इन दोनों में स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। अब हम बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 और 30 में आते हैं। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति हो उसको सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। अनुच्छेद 30 में यह कहा गया है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। सभी अल्पसंख्यकों वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। यही व्यवस्था मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषताएं हैं। इस तरह इसे संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 33 सेना, पुलिस, सुरक्षा बलों, सूचना संगठनों आदि के मूल अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 33 संसद को अधिकार देता है कि वह स्वतंत्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रबंध लगा सके। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि उनके समुचित कार्य करने एवं उनके बीच अनुशासन बनाए रखना है। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ के बारे में है। अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो या सेना विधि लागू हो। यह संसद को इस बात की शक्ति देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनर्निर्मित करे। संसद किसी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दंड या अन्य आदेश को वैध कर सकता है। अनुच्छेद 35 में यह बताया गया है कि संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अब हम कुछ विशेष बातों की चर्चा करते हैं। नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त अधिकार हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, 21 का 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28
बाकी सारे अधिकार जो बचे हैं वो सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्रदान होते हैं। हम मूल अधिकारों में संशोधन के बारे में कुछ विशेष बात जानते हैं। शंकरी बनाम भारत संघ 1951 व सज्जन सिंह बनाम भारत संघ पद 1965 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन को संभव माना। लेकिन फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना मत बदलकर कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत संसद के पास मूल अधिकारों को सीमित करने की शक्ति आ गई। फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया और 24वें संविधान संशोधन को भी वैध माना। अब हम मूल अधिकारों का महत्व जानते हैं। मूल अधिकार के महत्व इस प्रकार हैं। ये देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं। ये व्यक्ति की भौतिक एवं नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करते हैं। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षक भी हैं। ये देश में विधि के शासन की स्थापना करते हैं। ये अल्पसंख्यकों एवं समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। ये भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि को बल प्रदान करते हैं। ये सरकार के शासन की पूर्णता पर नियंत्रण करते हैं। ये सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय की आधारशिला रखते हैं। ये व्यक्तिगत सम्मान को बनाए रखना सुनिश्चित करते हैं। और आज का टॉपिक मूल अधिकार हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।